हेलो हेलो। कैसे हो सब। आज हम लोग करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बहुत दिनों से व्हाट्सएप में मैसेज तुम लोग कर रहे हो कि भैया ईडी कब कराएंगे। लो भाई, ईडी आ चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का फाइनली लेक्चर आ चुका है दोस्तों। लेक्चर नंबर 4। एक्चुअली हर सब्जेक्ट कराना होता है, एक्चुअली 6 सब्जेक्ट कराना होता है। हमको टाइम भी तो चाहिए, इसीलिए हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही हर सब्जेक्ट हम करा पाते हैं, और वही इनफ है। और कितना। तो हर सब्जेक्ट को इक्वल रिस्पेक्ट दो। सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ही मत करो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो। ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंडीशंस आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप एक पीसफुल जगह पे बैठिए। भैया पीसफुल जगह मतलब घर का एक कोना पकड़ लो जहां पे तुमको कोई डिस्टर्ब करने ना आए। और एक कॉपी और पेन, मतलब कि नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना। और अपनी जो सामग्री है आपकी, लैपटॉप या तो मोबाइल, वो भी साथ में लेके बैठना, वरना लेक्चर कैसे देखोगे। सिंपल सा बात है ना। तो फटाफट से ये सारे के सारे कंडीशंस फॉलो कर दो। और अभी भी प्री बीकॉम सेमेस्टर 1 के बैचेस में ज्वाइन नहीं हुए हो तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। 6 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, वो 6 स्टेप्स तुमको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट सेक्शन में। ओके। आज हमारा टॉपिक रहेगा फैमिली बिजनेस। आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा? फैमिली बिजनेस। आप इसको तो जानते ही होंगे, फैमिली बिजनेस क्या होता है। फैमिली बिजनेस मतलब जिस बिजनेस पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिस बिजनेस पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो बिजनेस हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, उसी उसको आगे बढ़ाया हमारे ग्रैंडफादर ने, उसको आगे बढ़ाया हमारे पापा चाचा ने, और वही सेम बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली बिजनेस, है ना। तो फैमिली बिजनेस इज ए कॉर्पोरेशन दैट इज एंटायरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल फैमिली। यानी कि एक सिंगल फैमिली अगर एक बिजनेस को एंटायरली मैनेज करता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? फैमिली बिजनेस। पूरा का पूरा परिवार, चाचा, चाचा के बेटे, चाचा के बेटियां, पापा, हम, ये तुम्हारे सिबलिंग्स, कोई भी, पूरे फैमिली मेंबर्स, फैमिली में जितने भी आदमी हैं, अगर अगर वो कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका नाम है फैमिली बिजनेस। ठीक है, समझ गए। तो इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लो। फैमिली बिजनेस इज ए कॉर्पोरेशन दैट इज एंटायरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल फैमिली। पॉज करके लिखो। ओके, आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली बिजनेस, यानी कि फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस। सबसे पहला फीचर, फैमिली बिजनेस इज आइडियल इन नेचर एज दे आर लॉयल टू द प्रिंसिपल ऑफ द फाउंडर। यानी कि फैमिली बिजनेस सिद्धांतों से बना है। जो आपके दादाजी सिद्धांत रखे होंगे वही सेम सिद्धांत को फॉलो करेंगे आपके पापा, वही सेम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे आप, वही सेम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे आपके फ्यूचर जनरेशंस। तो फैमिली बिजनेस लॉयल रहता है। क्या रहता है? लॉयल रहता है। किस बात के लिए लॉयल रहता है भैया? प्रिंसिपल्स के लिए लॉयल रहता है। कि जो प्रिंसिपल से, जो थॉट से मेरे दादाजी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, वही सेम प्रिंसिपल को हमको भी फॉलो करना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है और बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। दोस्तों, किधर पहुंचाना है? आसमान की ऊंचाइयों पे। जहन्नुम में मत पहुंचा देना, आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचाना है ना। चलिए नेक्स्ट लिखवाएंगे, इसको लिखने का मौका देंगे। ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद आराम से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सक्सेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच डिटरमाइंस फ्यूचर इफेक्टिवनेस। यानी कि हर कोई पूरा जिंदगी बिजनेस थोड़ा ना कर सकता। अब अपना उत्तरदायित्व तो किसी ना किसी को तो देगा ही। जैसे राजा महाराजों के जमाने में होता था, जैसे राजा महाराजा के जमाने में होता था। जैसे कि राजा दशरथ के बाद कौन राम बने? कौन राजा बने? राम ना। तो राजा महाराजा के जमाने में क्या होता था कि जब राजा बूढ़ा हो जाता था तब अपना उत्तरदायित्व तो अपने बेटे को देता था, और सबसे होनहार बेटे को उत्तरदायित्व देता था। तो इस तरह से तो आज का जमाना नहीं है, लेकिन सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जहां पे फ्यूचर को देखा जाता है कि आगे का कारोबार कौन कितना बेहतर संभालेगा। मान लीजिए आपके पापा के पास 2 बिजनेस है,
तो ये आपके पापा डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा बिजनेस मिलेगा और आपके भाई को कौन सा बिजनेस मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है। आपके पापा ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे कि आप कौन सा बिजनेस अच्छे से कर लोगे और आपका भाई कौन सा बिजनेस अच्छे से कर लेगा, उस बेसिस पे भी बंटवारा होता है ना। तो सक्सेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है अगर अपने फ्यूचर को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फैमिली बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ फैमिली मेंबर्स इन बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि फैमिली बिजनेस में फैमिली मेंबर्स रहते हैं और वही बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। हर कोई फैमिली मेंबर्स रहता है। जैसे कि सोचिए ना आप लोग, अगर मान लीजिए आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, आपके पर दादाजी ने एक बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, तो उनके कितने फैमिलीज होंगे, उतने मतलब उनके कितने बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स। तो उसके बाद आपके आपके मतलब ग्रैंडफादर के कितने सारे बच्चे होंगे, उसके बाद आपके पापा के कितने सारे होंगे, और आपके आपके भी कितने सारे होने वाले हैं। तो वो फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है। तो जितना भी फैमिली रहेगा, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और वही सारे बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली बिजनेस। सिंपल सा बात है। इसके बाद सिंगल माइंडेड डेडिकेशन ऑफ फैमिली बिजनेस इंश्योर सर्वाइवल ऑफ फैमिली बिजनेस थ्रू टफेस्ट टाइम। यानी कि अगर आप लोगों का डेडिकेशन एकदम सेम लेवल पे होगा, आपका डेडिकेशन सेम लेवल पे है, आपके पापा का डेडिकेशन सेम लेवल पे है, चाचा का मतलब मान लीजिए सेम लेवल पे, आपके सिबलिंग्स का डेडिकेशन सेम लेवल पे है, पूरे के पूरे फैमिली जितने भी मतलब ये जन बिजनेस में इन्वॉल्व है, जितने भी जन बिजनेस में इन्वॉल्व है, सबका डेडिकेशन अगर सेम लेवल पे है, तभी आपका बिजनेस टफेस्ट टाइम में रन कर पाएगा। क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस होता है भैया, बिजनेस में सेम लेवल का डेडिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान बहुत खट रहा है, एक इंसान 24 घंटा मेहनत कर रहा है और एक इंसान घर में सो रहा है। इस तरह से तो बिजनेस नहीं होगा, है कि नहीं, सबको खटना पड़ता है। आइए नेक्स्ट, फैमिली बिजनेस में बी कंप्राइज्ड ऑफ वन और मोर फैमिली इन बिजनेस ऑपरेशंस। तो फैमिली बिजनेस में एक फैमिली ही नहीं रहेगी, बहुत सारी फैमिली मिलके एक फैमिली बिजनेस बनती है। ठीक है, बहुत सारी फैमिली मिलके भी एक फैमिली बिजनेस बनती है, समझ गए। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स हु आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एंड नॉट इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस आर पार्ट ऑफ ए बिजनेस। ये जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का बिजनेस होगा, आप लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग तो अभी बिजनेस में नहीं लगे होंगे, तो क्या वो बिजनेस का पार्ट नहीं हो क्या? बिल्कुल है भैया, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोग लायक बन जाएंगे ये तब ना बिजनेस करेंगे, बट अभी तो छोटे हैं, अभी तो हमारे पापा हमारे बदले में बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, आप अगर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस का पार्ट नहीं है, आप भी बिजनेस का पार्ट है भैया। आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है, जो आपके पापा का है वो आपका है, और जो आपके ग्रैंडफादर का था वो आपका पापा का हुआ कि नहीं, उसमें आपका पापा को हिस्सा मिला कि नहीं, तो आपको भी हिस्सा मिलेगा। समझ गए, समझ गए। अब वो डिपेंड करता है मतलब कितने सारे भाई बहन है। अगर भाई बहन बहुत ज्यादा है तो भाई छोटा छोटा हिस्सा मिलेगा, है कि नहीं, बंटवारा होगा फिर। आइए नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लीगल कंट्रोल ओवर बिजनेस। यानी कि मेंबर्स ऑफ द फैमिली के जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनका लीगल कंट्रोल रहेगा बिजनेस पे, उनका क्या रहेगा, लीगल कंट्रोल रहेगा। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए इसको पहले लिख लीजिए, एक एक करके पॉज कीजिए, लिखिए। ये 4 पॉइंट है, सबसे पहले 4 पॉइंट को लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा पॉज करके। नेक्स्ट, यही नोट्स है बाबू, इसी नोट से तुमको पढ़ना है, यही सारे क्वेश्चन छप छप के आएंगे, और क्या। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस। यानी कि झगड़े, इन दोनों के चेहरे देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे ये कौन है। ये है मुकेश अंबानी, ये है अनिल अंबानी। इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, इन लोगों के बीच में बंटवारा हो गया था, याद है ना। जब इनके पापा मिस्टर धीरू भाई अंबानी ये दुनिया छोड़ के चले गए थे, तब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और इन दोनों के बीच में अगर झगड़ा हुआ और एक रिलायंस बड़ा वाला कंपनी मिल गया मुकेश अंबानी को, और बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी मिल गया अनिल अंबानी को। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, कन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस ही करने वाले हैं, यानी कि फैमिली बिजनेस में झगड़े झपटी। कौन कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं? सबसे पहला, ये डायरेक्शंस फॉर द बिजनेस, यानी कि लैक ऑफ कॉमनली शेयर्ड विजन्स एंड वैल्यूज ऑफन लीड्स टू डिसएग्रीमेंट्स अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स। अब एज्यूम कीजिए आपका पापा का विजन कुछ अलग है, लेकिन आपके अंकल का विजन कुछ अलग है। आपके पापा के वैल्यूज कुछ अलग हैं, आपके अंकल के वैल्यूज कुछ अलग हैं, फिर तो भाई झगड़े होंगे ना। फिर यहां पे झगड़े होंगे कि नहीं होंगे बताइए? तो आप लोगों के अगर विजन्स अलग रहेंगे, वैल्यूज अलग रहेंगे, प्रिंसिपल्स अलग रहेंगे, तब भाई झगड़ा होना निश्चित है, सबसे पहला। ओके, नेक्स्ट, ये डिसीजन मेकिंग, इस सबको भी आप लोगों को लिखना है। ओके, अनदर मेजर सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑथोरिटी ओवर डिसीजंस दैट रिस्पेक्टिव फैमिली। यानी कि अगर आप लोग ठीक से डिसीजन नहीं ले रहे हो, अगर आप क्लियरली क्लैरिटी के साथ आप लोग अगर डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो आपस में झगड़े होने के चांसेस रहते हैं, है कि नहीं? आपस में झगड़े होने के बहुत चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसका क्या रोल है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है ना? दो भाई है, अब किसको क्या करना है, किसको कौन सा काम करना है, किसको कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, फिर तो झगड़ा होना निश्चित है ना भाई, है ना? इसके बाद कंपेंसेशन बेनिफिट, अगर मान लीजिए एक भाई ने बहुत अच्छा कंपेंसेशन ले लिया बिजनेस से, एक भाई बहुत अच्छा पैसा लेके जा रहा है और दूसरा भाई बहुत कम पैसा लेके जा रहा है, फिर तो भाई झगड़ा होना निश्चित है। यानी कि एक भाई को बहुत अच्छे से पैसा मिल रहा है, लेकिन दूसरे भाई को एकदम ना के बराबर पैसा मिल रहा है, फिर तो वो भेदभाव शुरू हो जाएगा भाई, है ना? तो रिवॉर्ड्स आर अमॉन्ग द मोस्ट फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट इफ दीज आर द परसीव्ड ये टू बी अनजस्ट और इनइक्विटेबल। यानी कि अगर समानता के साथ मतलब ये रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, अगर कोई यहाँ पे 50,000 लेके जा रहा है महीने में और कोई सिर्फ 10,000 लेके जा रहा है महीने में, तो भाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। तो इसको बोलते हैं कंपेंसेशन बेनिफिट्स, ये सबको आपको लिखना है। ओके, सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए। इसके बाद ओनरशिप, ओनरशिप के वजह से भी झगड़ा होता है कि भाई इस कुर्सी पे कौन बैठेगा, है ना? फैमिली ओनरशिप ऑफ ए बिजनेस इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एक्चुअल ओनरशिप ऑफ द स्टेक एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन नीड टू बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड। यानी कि अगर आपके पिताजी ने, मान लीजिए आपके पिताजी ने वसीयत बना के नहीं गए कि कौन कितना हिस्सा लेगा, फिर तो झगड़ा होना निश्चित है ना भाई, फिर तो झगड़ा होना निश्चित है कि नहीं, ये बताइए, है ना? तो ओनरशिप सही ढंग का होना चाहिए, फिर ही कंफ्लिक्ट नहीं होगा। अगर किसी को 50% मिला है तो दूसरे को भी 50% ही मिलना चाहिए। इस तरह से नहीं कि बड़ा भाई को 70% मिल गया, छोटा भाई 30% में खुश रहे, फिर तो झगड़े होंगे ना दोनों भाई में, महाभारत होंगे फिर, है ना? नेक्स्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉन एम्प्लॉय स्टेक होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर एक्सेप्ट फेयर ट्रीटमेंट एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड अर्निंग, यानी कि शेयर होल्डर का एक सम्मान होता है। शेयर होल्डर लोग भी अच्छे से डिविडेंड मांगता है, बोलता है कि मेरे को ठीक ठाक डिविडेंड दो यार, 2-5 रुपए का डिविडेंड हमको नहीं चाहिए, हमको ठीक ठाक अमाउंट का डिविडेंड चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर, यानी कि जो लोग शेयर होल्डर है, सिर्फ जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं बिजनेस में, लेकिन सिर्फ शेयर होल्डर है, सिर्फ मेंबर है, उन लोगों को भी अच्छा खासा डिविडेंड मिलना चाहिए ताकि कंफ्लिक्ट अराइज ना हो। ठीक है, इसके बाद ये पर्सनैलिटी डिफरेंस, फैमिली बिजनेस दैट फेल्स टू एक्नॉलेज एंड एकोमोडेट डिफरेंस इन द पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि आपके पापा के कुछ अलग पर्सनैलिटी होंगे, आपके चाचा के कुछ अलग पर्सनैलिटी होंगे। तो हर बिजनेस में ही होता है कि एक जन का अलग पर्सनैलिटी है, एक जन का अलग पर्सनैलिटी है। मैं कुछ अलग तरीके से चैलेंजेस को फेस करता हूं, मेरा भाई कुछ अलग तरीके से चैलेंजेस को फेस करता है। तो इस तरह से यहां पे कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। अगर मैं किसी के मुताबिक नहीं चल रहा हूं, मैं किसी के मुताबिक अगर उसको अगर फेस नहीं कर रहा हूं, तो दूसरे को तो दिक्कत होगी ना, सामने वाला को तो दिक्कत होगा ना।
तो इसी के वजह से भी यहां पे क्या होता है, कंफ्लिक्ट अराइज होता है। और अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है, अरे हिसाब देना जरूरी नहीं है भाई, तू तो मेरा भाई है, ये तुमको मैं हिसाब दूंगा क्या? नहीं, हिसाब तो देना पड़ेगा भाई। हिसाब अगर नहीं देगो तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर मान लो कि कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई ठीक से हिसाब नहीं दे रहा है, खर्चा वर्चा कर दिया, पता नहीं मतलब कि कहां पे पैसा जा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कुछ भी वो हिसाब मेंटेन नहीं कर रहा है, तो भाई दूसरे भाई को तो दिक्कत आएगा ना, या तो दूसरा जो स्टेक होल्डर रहेगा बिजनेस का, उनको तो दिक्कत आएगा ना, सिंपल सा बात है। तो इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि नहीं। इसके बाद सक्सेशन, क्लियर एंड म्यूचुअल agreed decision regarding the successor is important to save family decisions। यानी कि वो जो आगे वाला जो डिसीजन हम लेने वाले हैं, आगे का जो डिसीजन हम लेने वाले हैं कि कौन हमारा सक्सेसर बनेगा, वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर एकदम बकलोल इंसान को सक्सेसर बना दिए तो फिर बिजनेस खराब हो जाएगा ना भाई, इज्जत फालूदा चला जाएगा ना पूरा। हमारे दादा परदादा की जो इज्जत बनाई हुई है वो तो बिजनेस में वो एकदम मैटर नहीं करेगा उस वक्त में, है ना। तो हमारा जो सक्सेसर होना चाहिए, और सक्सेसर का जो डिसीजन तुम लोग लेते हो वो सही से लेना है, कि ताकि जो आगे संभालने वाले हैं बिजनेस को वो सही से संभाले, ठीक है। इसके बाद सिबलिंग्स राइवलरीज, कभी कभी तो बच्चे बच्चे झगड़ जाते हैं, फिर तो बड़े तो झगड़ेंगे ही। कभी कभी भाई भाई में यहां पे झगड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई तुम सही तरह से बिजनेस नहीं कर रहा है, मेरा इतना पोजीशन होना चाहिए, मेरे को 60% मिलना चाहिए बिजनेस में और तुमको 40% मिलना चाहिए। इस तरीका का बहुत सारा झगड़ा होता है। बहुत सारे झगड़े यहाँ पे पैसे के लिए भी होते हैं कि तुमको कम पैसा मिल रहा है, हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है ना। इसके बाद ये कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। अनक्लियर पार्शियल कम्युनिकेशन, यानी कि एक भाई अगर मान लो दूसरे भाई को मुंह घुमा के जा रहा है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अगर तुम ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं करोगे तब क्या बिजनेस चलेगा। ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हो, झगड़े में अपने मन मुताबिक कुछ भी कर मतलब किए जा रहे हो और कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा झगड़े में बदल जाता है। वो छोटा सा चीज बहुत बड़ा जंग में बदल जाता है कि नहीं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि भैया झगड़ा तो हो गया है, लेकिन झगड़ा को सुलझाए कैसे, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस, ठीक है, कि झगड़ा को सुलझाया कैसे जाए। हम लोग ये तो देख लिए कि कितने प्रकार के कंफ्लिक्ट्स होते हैं, अब हम लोग देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस। सबसे पहला, अगर झगड़ा हो गया है तो भाई सबसे पहला ट्रीटिंग द कंपनी एज ए कंपनी एंड द फैमिली एज ए फैमिली। फैमिली में तुम्हारा कुछ भी हो रहा है, फैमिली में कुछ भी झगड़े झाटी हो रहे हैं, लेकिन तुम उसको अपने बिजनेस में मत लेके आओ, तुम उस झगड़े को अपने बिजनेस में मत घुसे रहो। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेमिंग ए बिजनेस चार्ज ड्यू टू प्लेस दे ऑक्यूपाई इन द फैमिली ट्री, overvaluing a family member due to the position in the company is not the mistake but also the source of conflict that the risk of survival of both the company and the family. The only rule for hiring and promotion should be merits of each person's for each positions regardless of whether or not they belong to the family or their places in the family tree. यानी कि आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आपके फैमिली में अगर झगड़े हो रहे हैं, होने दो, लेकिन उस झगड़े को आप लोग बिजनेस में मत लेके आओ, उस झगड़े को आप लोग अपने बिजनेस में कुछ भी इफेक्ट मत करने दो, बिकॉज एक बिजनेस बहुत मेहनत से क्रिएट किया हुआ है, आपके दादा परदादा ने क्रिएट किया है। उस बिजनेस को आप लोगों को सही तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप लोगों को समझ गया। नेक्स्ट, इस्टैब्लिश कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इस्टैब्लिश कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर झगड़े हो चुके हैं तो उस झगड़े को सुलझाने का तरीका निकालो, उस झगड़े को सुलझाने का तरीका निकालो।
जैसे कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में जब झगड़ा हो गया था और जब ये लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट में फैसला किया गया कि मुकेश अंबानी को पूरा का पूरा रिलायंस मिल जाएगा और अनिल अंबानी को छोटे छोटे सब्सिडियरी कंपनी जितने भी थे सब अनिल अंबानी को मिल गए। मतलब कि धीरू भाई अंबानी के पास एक बड़ा सा था रिलायंस और बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज थे, तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज मिल गया अनिल अंबानी को और जो एकदम बड़ा वाला जो रिलायंस था वो मिल गया मुकेश अंबानी को। तो इक्वल इक्वल हो गया ना। अब मुकेश अंबानी उसी बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया और अनिल अंबानी उसी सारे बिजनेस को बर्बाद कर दिया, है कि नहीं। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, इस तरह से इन्होंने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया था, यानी कि जिससे झगड़ा ना हो, झगड़ा सुलझाने का तरीका बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली बिजनेसेस हैव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन प्लेस एंड फंक्शनिंग इवन व्हेन एवरीवन सीम्स टू बी हैप्पी एंड नथिंग पॉइंट्स टू रिवीइंग conflicts. Having these types of mechanism is important for any type of organizations, but it is even more crucial in the environment where there are so many emotions and sensitiveness at play. जहां पे बहुत ज्यादा इमोशंस है, जहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस है, जहां पे बहुत ज्यादा मोह माया है, वहां पे आप लोगों को ये चीज करना पड़ेगा। वहां पे आप लोगों को कन्फ्लिक्ट्स ना भी हो फिर भी सुलझाने का तरीका पहले से खोज के रख लीजिएगा, वरना फ्यूचर में अगर कन्फ्लिक्ट हुआ ना भाई दिक्कत में पड़ जाओ, फिर खोजना पड़ेगा तरीका, ठीक है। नेक्स्ट, हैव स्ट्रक्चर इन प्लेस। इसका मतलब सबसे पहले पढ़िए, ड्यू टू द वैरायटी ऑफ सेंसिटिव इश्यूज एंड गवर्नेंस implications that arise in the family business, it is highly recommended to have governance and management structures for almost everything. यानी कि हर चीज का एक अलग सा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रहे, हर किसी का रोल्स बांटा हुआ रहे, हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा हुआ रहे, हर किसी का अपना अपना केबिन हो, हर किसी का अपना अपना ऑफिस हो, हर किसी को सही तरीके से पेमेंट मिले। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर 50% मिल रहा है तो आपके भाई को भी 50% ही मिलना चाहिए, इससे कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। आपका अगर एक ऑफिस है, आपका अगर एक मान लीजिए केबिन है तो आपका भाई का भी एक केबिन होना चाहिए। हर कुछ में एकदम सेम लेवल का ये रहना चाहिए जिससे झगड़ा होने का चांसेस ही ना रहे। मान लीजिए आप लोग एक ही ऑफिस चलाते हैं, आप लोग मान लीजिए टैक्स डिपार्टमेंट देखते हैं, तो आपका भाई को भी एक अलग सा डिपार्टमेंट देके रखो। ये क्या जरूरी है क्या एक ही, मान लीजिए कि मेरा रोल वही है, उसी रोल में सबको घुसना है, इस तरह से तो नहीं है ना। अलग अलग रोल्स देके रखो, अलग अलग काम देके रखो सबको, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एस्टैब्लिश शेयर फैमिली वैल्यूज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि फैमिली को अपने गोल्स को भी सिखाने चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बताने चाहिए, अपने वैल्यूज भी बताने चाहिए कि हमारे सिद्धांत क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कार। यानी कि बेसिक मैनर्स सिखाने चाहिए सबसे पहले तो, इसके बाद बिजनेस का वैल्यू सिखाना चाहिए, इसके बाद फैमिली को यह बताना चाहिए कि यह बिजनेस हमारे पूरे के पूरे फैमिली के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है और इस बिजनेस को मरते दम तक आप लोग किस तरह से इस बिजनेस को निभाएंगे, वो सब चीज पहले से ही ये पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस का फैमिली वैल्यूज के बारे में बताना चाहिए, गोल्स के बारे में बताना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना चाहिए, ताकि सब कोई उसकी अहमियत समझ पाए। बहुत कोई ना अपने फैमिली बिजनेस का कुछ अहमियत नहीं समझते हैं, अरे बिजनेस ही तो है, कोई भी कर लेगा, अरे बिजनेस ही तो है, अगर हम लोग ये बिजनेस को बांट भी देंगे तो क्या ये मतलब ये फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, ऐसा दिन ना आए, ये कन्फ्लिक्ट करने का ये दिन ना आए, इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को वैल्यूज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक रेजोल्यूशन है। आइए नेक्स्ट, अर्ली एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। यानी कि कुछ छोटा छोटा गलती जो होता है उसमें मैं अगर किसी से कम्युनिकेट करके अगर वो क्लियर नहीं किया हूं, मैं अगर मान लीजिए थोड़ा सा छोटा मोटा गलती हुआ है किसी से, मान लीजिए आपके भाई से अगर मान लीजिए छोटा मोटा गलती हो जाए, आप लोग अगर ये कन्फेस करके क्लियर ना करें तो वो छोटा छोटा गलती बाद में बड़ा झगड़ा में बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी किसी के साथ भी
सिर्फ आपके फ्रेंड के साथ, मतलब कि सिर्फ आपके भाई के साथ का नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके फैमिली के साथ का नहीं बोल रहा हूं। जब भी कुछ भी लगे कि यहां पे कुछ गलत हो रहा है, यहां पे छोटा मोटा गलती हो रहा है, तो फटाफट से उसको रिजॉल्व कर लीजिएगा, फटाफट से उसको ठीक कर लीजिएगा, बिकॉज वही सारे गलती मिला के एक बड़ा सा झगड़ा बन जाएगा, बाद में बहुत बड़ा सा कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। बहुत जन करते हैं ना कि भाई सामने मैं देख रहा हूं गलती हो रहा है उससे, मैं फेस टू फेस बात नहीं करूंगा, मैं मुंह घुमा के चला जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और बाद में जाके एकदम इतना बड़ा सा बवंडर बना देंगे और झगड़ा करेंगे। तो जब कुछ इश्यूज हो, जब छोटा मोटा इश्यूज हो, तभी आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा, सिंपल सा बात है ना। नेक्स्ट, सीकिंग द हेल्प ऑफ मीडिएटर, यानी कि फैमिली में सिर्फ आप लोग ही तो नहीं हो ना, फैमिली में आप और आपके भाई तो नहीं है, बहुत सारे आपके जनरेशंस भी हैं। मीडिएटर का हेल्प लो, फ्रेंड्स लोगों का हेल्प लो, जो आप दोनों को जानते हैं उनका हेल्प लो। बहुत बाहर के भी आउटसाइडर्स भी रहते हैं जो बहुत बेहतर सलाह दे सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकता है, बाहर के लोग हो सकते हैं, है ना, तो उनका हेल्प लो और वो कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाओ, वो झगड़े को हटाओ। वो झगड़ा कैसे रिजॉल्व होगा, वो झगड़ा तभी रिजॉल्व होगा जब हम लोग मैकेनिज्म निकालेंगे। किस बात का मैकेनिज्म भैया? वो झगड़ा रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म, वो झगड़ा रिजॉल्व करने का तरीका निकालेंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए जमीन के लिए आप लोगों का, अगर मान लीजिए जमीन के लिए अगर झगड़ा हो गया, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? पंचायत बुलाते हैं। पंचायत हो गया फिर आपका मेडिएटर, कि पंचायत डिसाइड करता है, पंचायत बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडिएटर, ठीक है। तो आपको अपने मेडिएटर का हेल्प लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, है ना। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये फैमिली बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए इस चैनल को। और सबसे बड़ा बात, अगर आप लोग अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में ज्वाइन नहीं हुए हो तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। 6 स्टेप्स को फॉलो करने हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।